हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू अ न्यू सीरीज। अब ये न्यू सीरीज क्या है, मैं सिर्फ 1 मिनट लेके समझा देता हूँ। ये न्यू सीरीज उन बच्चों के लिए है जो जेई का और नीट का एग्जाम अभी आगे देने वाले हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, जो जनवरी अप्रैल वाला और उसके बाद फिर नीट। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको ये लेक्चर थोड़ा बहुत समझ नहीं आ सकता, क्योंकि ये लेक्चर को मैं बहुत स्पीड में करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ फाइल। यूजुअली मैं ऐसे नहीं करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं, ड्रॉप पर हैं, वो तो आंख बंद करके इसको देख सकते हो, ये उनके लिए ही है। लेकिन 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ और 12th क्लास के लास्ट तक, यानी पूरा 11th पूरा 12th में इसी तरीके से शॉर्ट 15-15 20-20 मिनट के वीडियो बना के कंप्लीट चैप्टर 1 शॉर्ट में करवाऊंगा, ताकि जो शॉर्ट नोट आपका होता है ना, इससे प्रिपेयर हो सके। आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी ना हो। आप सिर्फ एक 10-15 मिनट का वीडियो देख के अपनी पूरी की पूरी चैप्टर को रिवाइज कर सके और फिर क्वेश्चंस लगा सके, सारे फॉर्मूले जो हो वो आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ छोटे मोटे थ्योरम और डेफिनेशन भी और न्यूमेरिकल्स भी विद एग्जांपल्स। तो चलिए, जो वेक्टर हमारा है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज यू ऑल नो दैट। सभी आप में से सबको पता है कि वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो इसीलिए मैंने वेक्टर से स्टार्ट किया। देखो, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, तो देखो सबसे पहले तो वेक्टर क्वांटिटी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो होता है ना, बहुत सारी क्वांटिटी होती है, बहुत सारी क्वांटिटी होती है। तो साइंटिस्ट लोग भैया कंफ्यूज हो गए, कितने सारे क्वांटिटीज के साथ हम कैसे डील करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मनी मेजर कर सकते हैं कि 2 रुपीज, 10 रुपीज, 1000 रुपीज। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। लेकिन लव हम मेजर नहीं कर सकते, एंग्रीनेस हम मेजर नहीं कर सकते, हम्बलनेस हम मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग्स हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जब यहां तक साइंटिस्ट लोग आ गए, उसके बाद फिर भी उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी थी, तो उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी को फिर से डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक को स्केलर बोल दिया, दूसरे को वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर ही हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, जिसको हम लोग एनयू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हमारे पास होता है। और ये सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी समथिंग एल्स विच इज नॉट इक्वल टू स्केलर। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसके साथ साथ ये लॉज ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को ये फॉलो करता है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इन सबको ये फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सबको समझते हैं और वेक्टर की अपनी चैप्टर की जो पढ़ाई है इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये बेसिक सा था, जो बताना जरूरी था, आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ, अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने बोला व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारे पास होना चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी को बताओगे कि मेरे फादर की शॉप मेरे घर से 10 किलोमीटर है, अगर आप बोलोगे 10 है तो 10 से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। 10 क्या? 10 किलोमीटर, 10 लीटर, 10 ग्राम, 10 सेंटीमीटर, 10 रुपीज, क्या नहीं पता, इनकम्प्लीट वो है, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप किलोमीटर लगा दोगे तो इंसान समझ जाएगा कि ये 10 किलोमीटर है। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर कहीं भी जा सकता है वो, तो वो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। लेकिन वहीं पे अगर आप ये बोलोगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो जो आदमी है आपके फादर के शॉप तक पहुंच पाए, आप बोलोगे कि 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देखो 10, उसके बाद किलोमीटर, उसके बाद नॉर्थ, ठीक है। तो अब ये उस दुकान तक पहुंच सकता है, बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड भी ले लिया, यूनिट भी ले लिया और डायरेक्शन भी ले लिया, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रायंगुलर लॉ। हालांकि वेक्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, यूनिट वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज है, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन है, बट मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सिर्फ एक रिवीजन का चल रहा है। उसके बाद ट्रायंगुलर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, मैं हाईलाइटर लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास, सॉरी ये नहीं हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो
तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा, अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले कोई इंसान जो है आपका ए के डायरेक्शन में गया है, ऐसे गया है, उसके बाद ये ऐसे गया है, और वेक्टर हमारा क्या होता है, वेक्टर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करता है, रिजल्टेंट बताने की कोशिश करता है, जहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। यहाँ पे दो दो डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द रिजल्टेंट डायरेक्शन या फिर रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि आर होगा यहाँ पे। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि ये प्लस ये दोनों जब कर दोगे तो इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। इसको निकालते कैसे, निकालने का तरीका क्या होता है, तो वो मैं आपको यहां पे समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूं, हालांकि शॉर्ट में समझाऊंगा, डिटेल में नहीं समझाऊंगा। देखिए ये वेक्टर आपका b हो गया, ये वेक्टर a हो गया, तो क्या इसके कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, b cos थीटा हो जाएगा, ये b sin थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहां से r की वैल्यू हमें निकल जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो tan अल्फा है, ये कितना एंगल पे जो रिजल्टेंट है निकला है, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। लेकिन अगर a इज इक्वल टू बी हो, जब a b के बराबर हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2 एंड अल्फा जो आपका हो जाएगा वो थीटा बाई 2। थीटा कौन सा, यहां पे जो कि दोनों वेक्टर के बीच में है, बात समझ में। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि r मैक्स कितना होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो देखो r मैक्स जो आपका होगा ना, a प्लस b जब करोगे, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो r आपका मैक्सिमम होगा। कई बार पूछ लिया जाता है r मिनिमम कितना होता है, भाई साहब ये भी सही सवाल है। तो r मिनिमम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, जब एंगल आपका 180 डिग्री हो तो a माइनस बी आपका हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाता है रिजल्टेंट मिनिमम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ जो है हमारे पास आ गया है कि लॉज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो ये थोड़ा ट्रायंगुलर लॉ से सिमिलर है, मैं बताता हूं कैसे। देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हिच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, देन देयर सम दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram passing away through that common point से। देखो, मान लो कि ये वेक्टर a है, मानना क्या, ये वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, ये आपका कॉमन पॉइंट है, ये वेक्टर हमारा इधर गया, दूसरा वेक्टर हमारा यहां पे गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस शेप इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, हम शेप में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो, वेक्टर ए बी, यानी कि यहां से लेके यहां तक का वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए बी, ठीक है, प्लस वेक्टर AD, इन दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू AC होना चाहिए ना, जो कि रिजल्टेंट होता है हमारा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी, यही तो होता है ना, यही तो हम लोगों ने पीछे देखा है ना। देखो यहाँ पे यही चीज हमने देखा, वही चीज यहां भी करेंगे, तो ये वाला हो गया। अब सबकी वैल्यू डाल दो, ए बी का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए डी का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, बी, यही तो है ना। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर है, उसके बाद ए डी इज इक्वल टू क्या है, आपका बी वेक्टर है, तो वही चीज हमने लिखा है। और हमें पता है कि फॉर्मूला आर का क्या होता है, अगर आर का फॉर्मूला आपने यहां देखा है तो वी नो दैट द फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमारा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन ये यहां पे भी हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, ये अल्फा और यहाँ पे बीटा, दो एंगल है, एक ए के साथ जो बना रहा है और दूसरा बी के साथ जो रिजल्टेंट बना रहा है। तो यहाँ पे फाइंड करने का फॉर्मूला पीछे जो बताया था सेम फॉर्मूला रहेगा। देखो, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। उसके बाद ये, तो यहाँ पे ए साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ए वाले साइड को लेंगे ना, उसके बाद बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना हो, आपके पास दो वेक्टर हो, लेट्स से वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर हो बी, दोनों वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना हो तो किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे, उस चीज को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट निकालने का, वो क्या था, वेक्टर आर इज इक्वल टू विच इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये फॉर्मूला था। अब अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आई बात समझ में। लेकिन इसको भी ध्यान में मत रखो, आप ध्यान में क्या रखो कि वेक्टर को ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, हमेशा हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला, ए प्लस बी, यही फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। फिर बोलोगे सर ये तो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन तो है नहीं। तो भाई साहब, वेक्टर में कोई सब्सट्रैक्शन नाम की चीज होती ही नहीं है।
देयर इज नो सबट्रैक्शन थिंग इन द इन वेक्टर, ठीक है, उसमें नहीं होता। हम क्या करते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू a और b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा नेगेटिव हो जाता है बिकॉज हम उसका रिवर्स कर देते हैं, तो प्लस का माइनस का b। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो a माइनस b ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है आपका इसमें कहीं पे लिखा हुआ है हेयर वी हैव वेक्टर a, ये हमारा वेक्टर a है यहां से यहां तक, और ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। अब हमें रिवर्स करना है, मैंने क्या बोला, 180 डिग्री के एंगल पे रिवर्स कर दो। अगर वेक्टर b ये है तो इसको 180 डिग्री पे कैसे वो करोगे, इसको रोटेट करोगे, ऐसे हो जाएगा। अगर ये वेक्टर b पॉजिटिव था तो इधर वेक्टर b नेगेटिव होगा कि नहीं। अच्छा, अगर एक वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में वेक्टर p, ठीक है, इसका रिवर्स करना है 180 डिग्री पे, ऐसे कर दोगे, ये माइनस का p हो जाएगा। तो देखो वेक्टर b ऊपर था, इसको हम 180 डिग्री पे नीचे की तरफ कर देंगे, हो गया नीचे की तरफ। अब ये माइनस हो गया, उसके बाद जो हमें पता है फॉर्मूला कि r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, उस तो ये फॉर्मूला लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद एंगल अगर निकालना हो, ये अल्फा तो निकालोगे ना, रिजल्टेंट तो तभी निकलेगा आपका, क्योंकि पहले आपका वेक्टर गिवन ऐसे था, आपने जब इसको रिवर्स किया तो वेक्टर ऐसे हो गया, तो रिजल्टेंट यही निकलेगा। तो एंगल आप निकालोगे ना ए के साथ, तो वो जो अल्फा निकालोगे बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा। अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए, अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हो जाए, उस केस में आर कितना होगा, तो उस केस में जैसे हमने प्रीवियस टू प्रीवियस केस में निकाला था, सिमिलरली आप वहां पे निकाल सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? किसी को यहां तक दिक्कत है? आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, लॉज ऑफ पॉलीगन। कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया दो वेक्टर तो हमारे पास हो ही, वेक्टर ए वेक्टर बी, लेकिन भाई साहब एक तीसरा वेक्टर भी आ जाए कॉल वेक्टर सी, या फिर चौथा वेक्टर आ जाए कॉल वेक्टर डी, या फिर पांचवा वेक्टर आ जाए, इसको यहां नहीं, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा रख लो, एक पांचवा वेक्टर आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ई। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे? तो देखो क्या बोल रहा है, इफ सम वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ the polygons, ठीक है, in same order, then their resultant vector is represented by the closing side of the polygon in the opposite order। अब देखो ये वेक्टर A है अपने पास, ये वेक्टर B है अपने पास, ये वेक्टर C है अपने पास, ये वेक्टर D है अपने पास। तो सिंपल सा वेक्टर A को यहां पे लिख लो, इसके हेड से वेक्टर B को ऐड कर दो, इसके हेड से वेक्टर C को ऐड कर दो, देखो कितना बड़ा है वेक्टर C, उसके हेड से वेक्टर D को ऐड कर दो। तो मुझे बताओ अगर इस टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर्ड है, ध्यान से देखो, एनालाइज करने की कोशिश करो तभी समझ पाओगे, तो इसका रिजल्टेंट यही तो होगा ना, इसका रिजल्टेंट तो यही होगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सारे साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं, हम लोग बार बार देखते आ रहे, देखो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू हमारा ये होता है, मैं आपको बार बार ये चीज दिखाते हुए आया हूं, ठीक है। यहां भी रिजल्टेंट इज इक्वल टू हमने ऐड कर दिया, तो सेम थिंग हमें यहां भी करना है, उसको हम ऐड कर देंगे, और ये मोर देन वन वेक्टर जब होगा तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। 3D वेक्टर अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे क्या आ रहा है, अब यहां पे एक जेड एक्सिस भी आ रहा है। तो ध्यान से सुनो, अगर ये आपका वाई एक्सिस है, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर आप में से बहुत बच्चों को याद होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगता है। वेक्टर होते हुए भी ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वी यूज अ कैप टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लेना हो तो आई कैप लेते हैं, वाई डायरेक्शन लेना हो तो जे कैप लिखते हैं, जेड डायरेक्शन में लेना हो तो के कैप लिखते हैं। तो अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे हम अभी आपको प्यार से समझाते हैं, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए एक्स आई डायरेक्शन में, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए वाई जे डायरेक्शन में, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए जेड कहां पे, के डायरेक्शन में। तो उस टाइम हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, क्या करेंगे, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। तो कॉस अल्फा निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ए का हमें पता है, और ए कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका अंडर रूट इस पे डाल दो। उसी तरीके से एंगल वाई के साथ जो बनाएगा ए वाई, जिसके साथ एंगल निकालना है ना उसको ऊपर रखो, नीचे वाले को अंडर रूट कर दो, सिंपल सा फंडा।
याद रखने का, ठीक है। तो ये एल आ जाएगा, ये एम आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, तीनों आप इस तरीके से इजी वे में निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो एल एम एन आर कॉल्ड, ये जो कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। बात समझ में आया। ये एल एम एन क्या है, ये एल एम एन हम लोगों ने यहां से अपना अभी जस्ट निकाला है। तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, तो भाई साहब वो जो एंगल बना रहा है वही एंगल है, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। तो वहां पे इसको निकालने का तरीका हो जाएगा, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो मैंने कहा था अंडर रूट लगा दो। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1 ही आपको मिलेगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो आपका होता है वो 2 के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी थोड़ा सा आप लर्न करने की कोशिश करो। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको आई होप ये आता होगा, ड्रॉपर हो तो आपको कंपलसरी ये आना चाहिए, अदरवाइज आप सही डायरेक्शन में नहीं तैयारी कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि जनरल वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन सॉरी, कोई भी एक्स वाई प्लेन आप ले लो, ध्यान से सुनो, टेक एनी एक्स वाई प्लेन, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहां पे अगर कोई वेक्टर हम ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल वेक्टर बोलेंगे। ये जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं। देखो यहां से यहां तक हमने एक वेक्टर ले लिया, लेट्स से वेक्टर आर हमने ले लिया, ये कुछ एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। अच्छा ये y वाला डिस्टेंस हुआ कि नहीं, और ये x वाला डिस्टेंस हुआ कि नहीं, तो क्या r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप। आई कैप क्या बताएगा कि x के डायरेक्शन में डिस्टेंस लिया गया है, y जे कैप क्या बताएगा, y के डायरेक्शन में लिया गया है, और ये हमें पता है साइन थीटा आई सॉरी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से आप r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स लेके अगर समझने की कोशिश करें तो देखो, कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत साधारण क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। यहां पे 1 मिनट रुकिए, आपको समझना पड़ेगा। हमसे बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, यूनिट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आर क्या हो जाता है हमारा, देखो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आप लोग को यहां पे बताया है, ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला बताया है ना यहां पे, ये फॉर्मूला में जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू रख दो, ये इज इक्वल टू आर हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। देखो यहां पे रख दिया, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, इसको करो, सॉल्व करके खुद से देखो। उसके बाद आप लोग को पता होगा वेक्टर में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान से देखो, मान लो कि ए बी 2 वेक्टर है, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है या स्केलर प्रोडक्ट करना है। अच्छा स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्वांटिटी आपका स्केलर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, बस इतनी सी। तो हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, देखो यहां पे डॉट लगा हुआ है ना छोटा सा, ये डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो उसका आंसर हमें आता है ए बी कॉस थीटा, मतलब डॉट में हम क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा। अच्छा अगर मुझे यहां से एंगल निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, मैं इस ए बी को कहां पे लेके आ जाऊंगा, इसके नीचे लेके आ जाऊंगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। देखो समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 1 मिनट रुको, मैं यहां पे आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, मुझे थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि नहीं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। अच्छा मुझे तो थीटा निकालना है तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थीटा को यहां छोड़ दूंगा, कॉस को इनवर्स में लेके चला जाऊंगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये हो जाएगा। देखो यहां पे एंगल निकल गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप हो और बी इज इक्वल टू ये हो, तो ए बी का जो डॉट आएगा वो कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट ए बी का कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा ए बी एक्स, ए एक्स ए एक्स, ए एक्स बी एक्स, मतलब एक्स वाले को एक साथ लिखो, एक्स वाले को एक साथ लिखो, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप दोनों जगह है। वाई वालों को एक साथ लिखो मल्टीप्लाई करके, जेड वालों को एक साथ लिखो मल्टीप्लाई करके, देखो यहां पे वही किया गया है।
और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा भाई साहब, इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल होगा वो कैसे निकलेगा, वही वही फंडा, सेम फंडा, वही फंडा रहेगा वहां पे भी। और जैसे हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं पहली बहुत बार, देखो यहां पे वही फॉर्मूला हम लोग यहां भी यूज करेंगे। सब चीज कॉमन है, बस एक चीज आपको अच्छे से समझना होता है। जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जब आई कैप डॉट आई कैप होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, जे को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, के को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, लेकिन आई जे को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। आई के को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, जे के को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये चीज सब समझने वाली बात है। मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके या यहाँ पे मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिवीजन सीरीज, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए पैरेलल, ये ए बी पैरेलल लिखा हुआ, देखो ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है। तो इसके जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके पैरेलल में जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बी डॉट ए मल्टीप्लाई ए। बात आई समझ में। अच्छा, अब एक परपेंडिकुलर भी तो होगा ना, वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं कि नहीं। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो क्या ये पैरेलल टू ए लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ए। तो परपेंडिकुलर वाला कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर वाला निकलेगा आपका इस तरीके से, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट को ना हम लोग थंब रूल, ये रूल से भी, राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना, उससे भी समझ सकते हैं, बट ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट रूल मतलब क्रॉस करोगे ए को, जब बी के साथ आप क्रॉस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा एन, एन ये इस तरीके से लगा दिया। आप लोग को पता है इसका मतलब होता है यूनिट, ये इसको कैप कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सॉरी, मतलब कि हमें पता चल गया कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो तो वेक्टर है, तो वेक्टर का तो डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पे इसीलिए लिख दिया कि जब ए क्रॉस बी आप करते हो तो ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब इट विल हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन वेयर एन इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और ये जो एन होता है ना, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देयर प्लेन एंड देयर डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, थंब को ऊपर करो, एक वेक्टर आपका बी हो गया, एक वेक्टर ए हो गया, इसको टर्न करो तो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एन परपेंडिकुलर होता है, क्या हो जाएगा आपका, इसका डायरेक्शन बता देगा। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा जहां पे क्या होगा कि ए क्रॉस बी और डिटरमिनेंट्स ये मैट्रिक्स डाल दिया गया होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको अगर सॉल्व करना हो तो आई यहां लिखो और उसके बाद इसको डिलीट कर दो, क्या हो जाएगा ए वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बी वाई। ठीक है, उसके बाद जब आप जे वाले लोगे, जब इस जे वाले को लोगे तो इस लाइन को डिलीट कर दो, जब के वाले लोगे तो इसको डिलीट कर दो, इस तरीके से लिख दो, सिंपल है। अच्छा, अगर ए क्रॉस बी क्या इज इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए के, तो नहीं, इट इज नॉट, लेकिन ये इक्वल होगा माइनस बी के। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा। तो दीज आर द पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है, मस्ट कीप इन योर ब्रेन। उसके बाद ए क्रॉस बी, ए को ये कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है ना, उन लॉज को यहां पे बताया गया है। अच्छा, पिछले वाले में डॉट प्रोडक्ट में हम देखा था आई मल्टीप्लाई 1, जे डॉट 1, के डॉट 1, वहां पे हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो सिमिलर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, बट अनलाइक को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी वैल्यू आ जाता है। मतलब आई क्रॉस जे हम करेंगे तो के आ जाएगा, के क्रॉस आई हम करेंगे तो जे आ जाएगा। देखो एवरीथिंग इज रिटन हियर इन डिटेल्स। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, किसी तरह की परेशानी। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे हम लोग चल गए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे भी हम लोग पॉइंट अपना देखे, थोड़ा ध्यान दे, तो डिफरेंशिएशन भाई साहब हमको क्या बताते हैं वो चीज भी आपको समझ जाने की कोशिश करता हूं। डिफरेंशिएशन देखो, ए डी बाई डी टी और फंक्शन हमारा ए बी है, तो क्या हो जाएगा, पहले ए को सॉल्व करो, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है मैंने, प्लस फिर बी को सॉल्व करो। बात समझ में आया। ये कब, ये जब डॉट प्रोडक्ट हो, दिस इज ओनली फॉर डॉट प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो जब आपका क्रॉस हो तो क्या होगा, जब क्रॉस होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स
इतना टू इतना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो मूव करेगा, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। जब एक पार्टिकल एक प्लेन में, मान लो कि ये प्लेन है, आपका वेक्टर पहले यहां था, उसके बाद यहां आ गया, तो उसके क्वांटिटी होंगे ना x1 y1 z1, इसका होगा ना x2 y2 z2। तो ये इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो पहले वेक्टर हमारा यहां था, बाद में यहां चला गया, तो यहां से एक आप यूनिट ये डालो, ये आप एक पोजीशन वेक्टर डालो, उसके बाद ये दूसरा पोजीशन वेक्टर डालो, और आप लोगों को बहुत प्यार से बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करते थे हम लोग, अगर ये x1 ये y1 होता था, ये x2 y2 होता था, हमें बीच का डिस्टेंस निकालना होता था, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। बचपन वाला चीज है सारी की सारी, तो इस तरीके से आप करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। बट मैग्नीट्यूड, मैंने आप लोगों को एक मॉड फंक्शन बता रखा है सुपर 30 क्लास में। मॉड फंक्शन मतलब अंदर में जो चीज है बाहर निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये मॉड फंक्शन भाई साहब ने लगा के आंसर निकाल दिया। समझ में आया? समझ में आया, मजा आया। उसके बाद लैम्बिस थ्योरम हमारा एक होता है। लैम्बिस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके एंगल बी है, सी है, ए है, और इसके साइड सी बी ए है, तो उस केस में ये देखो एक फोर्स हमारा इधर लगेगा F1, ये हमारा F2 हो गया, नीचे हमारा F3 हो गया, तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा बिटवीन F2 एंड F1, फिर यहां बनेगा F2 उसके बाद F3 के बीच में, फिर यहां बनेगा F1 F3 के बीच में। तो यहां पे कुछ एंगल्स हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये दोनों फिगर मैं एक साथ समझा देता हूं, इस पे आ जाओ फिर से। देखो साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए, ए कौन सा, ए ये साइड, मतलब जहां का एंगल आप लोगे उसके सामने वाला साइड। अच्छा अगर बी लोगे तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, बी। देखो अगर आपने सी लिया तो सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये सी, ये लगा दिया। सिमिलरली विद दिस फॉर्मूला यू कैन डू इट। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये 1/2 L मल्टीप्लाई बी, हमारा यही होता है। तो देखो यहां पे हमने इसको इस तरीके से कि ये बी साइन थीटा हो जाएगा, एक बी कॉस थीटा होगा, और उसके हिसाब से हमने निकाल दिया। अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी मॉड में ए बी साइन थीटा। उसके बाद फॉर द वेक्टर पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल है आपस में तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए को जब बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अच्छा अगर परपेंडिकुलर हुआ दो वेक्टर तो ए डॉट बी हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा फॉर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन में दो वेक्टर का होना, नोन एज द कोप्लेनर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एग्जांपल फॉर द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। देखो वर्क, एग्जांपल ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट FDS होता है, पावर FV होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब सारे दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल था, नाउ वी हैव एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे हो गए। नाउ वी हैव सम की पॉइंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम की पॉइंट। देखो मैंने बोला कि हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी थी, उसको हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बनाया। फिजिकल क्वांटिटी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, स्केलर में और वेक्टर में। लेकिन एक तीसरा पार्ट भी था जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं, हालांकि 11th 12th में हमें पढ़ना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए वहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया। देखो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, अ क्वांटिटी दैट हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड टेंसर। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज हो, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनफैक्ट टेंसर आर merely a generalization of scalar and vector quantity, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जनरलाइजेशन है। स्केलर क्वांटिटी इज 0 रैंक टेंसर एंड अ वेक्टर इज अ फर्स्ट रैंक ऑफ टेंसर, बस इतना ही समझना था। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एडिशन। मैंने कहा था वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन ये भाई साहब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अ यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, जो यूनिट वेक्टर आपका होता है एन कैप, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। उसके बाद टू अ वेक्टर ओनली अ वेक्टर ऑफ सेम टाइप कैन बी एडेड, मतलब दो वेक्टर तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जब दोनों सेम वेक्टर हो। अब मान लो कि 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन प्लस 10 लीटर, क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? तो पॉसिबल नहीं है सर, कैसे होगा? उसके बाद स्केलर और अ वेक्टर कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर। ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। क्या बोला जा रहा है कि अ स्केलर और अ वेक्टर कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर।
ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा पूरा था एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए लाया सीरीज। मैं अपने तरफ से कोशिश किया कि आप लोगों को कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करवा दूं। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे ऐसे कंप्लीट पूरे 11th पूरे 12th के सॉल्यूशन आप लोग के आंखों के सामने लाके रख दूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो, अगर आप लास्ट तक देखा है तो एक कमेंट लिखो, मैं समझ जाऊंगा कि कितने बच्चों ने लास्ट तक लिखा है। आप लिखो यस सर, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। बाय बाय, टेक केयर गाइस।